हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, सबको पता है, नहीं पता है तो देख लो। क्लास 11th मैथमेटिक्स का अध्याय 9 जिसका नाम है सरल रेखाएं, इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 9.2 है, इसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा क्या रहेगा भाई, तो ये रहेगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया, पार्ट 1 में हमने क्या किया था भाई, 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। और पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, तो 11 से लेकर के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है ना, आंख फाड़ करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, नहीं देखेगा तो कान के नीचे घुमा ही देंगे, समझ रहे ना। अरे प्यार से भाई के नाते, बौर भाई है तोरा से, ठीक है, छोट मत समझना। 27 साल हमारी उम्र है, देख रहा है, लग रहा है 27 साल, हाँ लग रहा हो कि 28 साल के छोड़ा है ना, सब कहता है, लेकिन है हम 27 साल के। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो एकदम बढ़िया से पढ़ो। चलिए शुरू करते हैं। ये 11वां क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का हो गया 11वां क्वेश्चन। भाई 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान, क्या कहते हैं, समान अंतखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। तो भाई हम समझेंगे अंतखंड के बारे में। तो आइए यहां पे देखिए, यह है हमारे पास कंसेप्ट अंतखंड। मैंने क्या लिखा, अंतखंड रूप, और इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हम अंतखंड रूप पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कौन सी फॉर्मूला लगाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ब्लैक कलर में हमने एक रेखा खींचा यहां से, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की जो होगी वो दोनों बराबर होगी। कहने का मतलब, अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी a है और यहां से लेके यहां तक की दूरी b है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर, ये आपने समझ लिया। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये y अक्ष पे है ना, y अक्ष पे यहां पे इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0, तो x का मान यहां पे 0 है। और यहां पे देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, b है, वो हम b रख दिए। सिंपल है ना, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिया। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है भाई, तो आप देख रहे हैं ये x अक्ष पे है, और x अक्ष पे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है। तो x की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक की दूरी a है तो a रख दिए, और y का वैल्यू तो पता नहीं, तो y हमारे पास 0 हो गया। तो ये आपने समझ लिया। तो जब हमें अंतखंड रूप पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूला यूज करते हैं, x बट्टा a प्लस में y बट्टा b बराबर 1, ठीक है। ये हम सॉल्व करते हैं, यानी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, कहता है एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है, वो भी अंतखंड रूप द्वारा निकाल लेंगे भाई, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बना लेंगे। तो चलो भाई फटाक से क्वाड्रेंट बना ले, चलो बना लेते हैं। यहां से ये हमारे पास क्वाड्रेंट बनेगा, ये मैंने बनाया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है, x अक्ष है, ठीक है। इधर क्या है, x निगेटिव होता है और इधर नीचे y निगेटिव होता है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखो कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक से समान अंतखंड काटती है। निर्देशांक से क्या कहते हैं, समान अंतखंड काटती है। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और एक ये हमारे पास निर्देशांक, अब मान लो कि ये हमारे पास निर्देशांक है। तो निर्देशांक से समान अंतखंड रेखा काटती है। मतलब अगर मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक a है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक a ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कहता है समान, मतलब एक जैसा। तो यहां से लेके यहां तक a, तो यहां से लेके यहां तक भी a ही होगा, ठीक है। और आपको सब, यानी ये चीज सबको पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होती है हम उसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की जो होती है उसको हम क्या मान लेते हैं भाई, b मान लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब, पीछे हमने कंसेप्ट बताया ना, कहने का मतलब b का वैल्यू हो गया a और a का वैल्यू हमारे पास a ही है, ठीक है।
अब देखिए अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। बिंदु किससे जाती है भाई? 2,3 से। तो हम यहां पे लिख देते 2,3 से जाती है और इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, यानी इस बिंदु से ये जाती है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, अंतःखंड रूप द्वारा रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अंतःखंड है ना, तो हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा हल, अब लिखेंगे अंतःखंड, अंतःखंड रूप द्वारा, अंतःखंड रूप द्वारा रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था भाई कि x बट्टा हमारे पास a और प्लस में y बट्टा हमारे पास b बराबर 1। इसी पे हम इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि a सबसे पहले यहां से सॉल्व करना है ना, तो x बट्टा हमारे पास a होगा। चलिए मैंने a लिख दिया। अब a की वैल्यू क्यों a लिखा, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास a ही है तो a लिख दिया। अब प्लस में y है तो y और बट्टे b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो b की वैल्यू यहाँ पे a है तो हम a ही लिखेंगे। तो हमने a लिखा और बराबर में 1 कर दिया। a का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, a होगा। क्लियर? हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास x हो जाएगा, ये प्लस में y होगा और बराबर में ये 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 छिपा था, आर पार गुना कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस के y और बराबर में a से 1 में गुना करेंगे तो a हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। हमने समीकरण 1 मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रेखा 2,3 से जाती है ना, कि कौन सा, मान लो कि इसको क्या मान ले, इसको चलो हम इसको मान लेते हैं क्या, R और इसको मान लेते हैं S। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, P बिंदु RS से जाती है। चूंकि P बिंदु है ना RS या RS P बिंदु से जाती है, सॉरी ऐसे लिखो है ना। RS जो है, RS रेखा जो है, रेखा P बिंदु से जाती है। तो RS रेखा भाई P बिंदु से जाती है तो हम क्या करेंगे भाई, हेलो हाँ ठीक है, आवाज चेक करना पड़ता है नहीं तो बस रिकॉर्ड नहीं होता है। कई बार हो चुका है ना, इसलिए आदत पड़ चुकी है, इस पर चेक करना। तो P बिंदु से जाती है, तो P बिंदु से जाएगी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू और ये हो जाएगी y की वैल्यू। सबको पता है 2,3 ये x और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो हम पुट कर देंगे। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 और y की जगह पे 3, तो हम रखते हैं। इसलिए x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू 2 हो गई और प्लस में y की वैल्यू 3 हो गई, बराबर में a हो गई। ठीक है, यानी a का मान कितना हो गया, 5। a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 5 हो गई। अब ये a का मान 5 जो है वो समीकरण 1 में रख दो। हम यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान किस में रख दे मेरे भाई, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, लो भाई रखने पर हमने रख दिया। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो एक हमारे पास क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर a, तो हम लिखेंगे x प्लस के y बराबर a दिया गया, तो a के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 5। तो हमने लिखा 5 और यही हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये आंसर निकल करके आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ना दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया है ना। नोट्स मिल जाएंगे pankajstudycenter.com पे, ठीक है, वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो प्रश्न क्रमांक 12 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु से जाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। अब देखिए अक्षों से कटे यानी कटेगा, जो अक्षों से अंतःखंड जो कटेगा उसका योग दे रखा है पहले से 9। तो आइए फिगर में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा खींचेंगे, फिर यहां से एक रेखा खींच लेंगे। हमने खींच लिया। अब सबको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, y डैश
और ये हमारे सॉरी वाई डैश नहीं, वो वाई होता है, ये एक्स नीचे होता है वाई डैश, और ये हमारे पास क्या होता है एक्स डैश। एक्स डैश जिधर है वो ऋणात्मक होगा, यानी डैश जिसमें लगा है उस साइड की जो चीज़ होती है ना वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब कहता है क्या है कि बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखा है ना, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा है ना अक्षों से कटे अंतखंडों का योग इतना है। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। लो मैंने यहाँ पे रेखा खींचा। अब ये रेखा जो है ना बिंदु 2,2 से जाने वाली है। तो बिंदु 2,2 से मान लो कि ये हमारे पास बिंदु है और इसको मान लेते हैं P, और ये बिंदु क्या है 2,2 से जा रही है, ठीक है, जाने वाली रेखा है ना, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 9 है। तो भाई अक्षों से कटो, ये हमारे पास मान लो कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, अक्षों से कटने वाले काटेगा तो एक ये बिंदु आएगा कि ये बिंदु। तो अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास A और यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास B, ठीक है। तो अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 9 है। तो भाई अंतखंडों का योग ये हमारे पास B आया, एक ये आया, दोनों का योग दे रखा है 9। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हमने लिखा यहाँ पे हल। अब अक्षों से कटे अंतखंडों का योग कितना है मेरे भाई, तो 9 है, मतलब A प्लस B है ना बराबर 9, योग हो गया ना अंतखंडों का योग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर A का मान अगर आपको निकालना हो है ना, तो आप क्या लिखेंगे 9 माइनस B, या B का मान निकालना हो, मान लो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो निकाल सकते, दोनों निकाल के रख सकते हैं, जो यूज आएगा वो आप पटक देना क्वेश्चन में। मान लो कि हमें B का मान निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 9 माइनस के A, हमें यही यूज होगा, तो हम ये निकाल लिए, ठीक है। अब ये आ गया, हमें कहता है कि बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखाखंड है ना, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे क्या अंतखंडों द्वारा रेखा का समीकरण है ना, लिखते हैं कि अंतखंडों द्वारा रेखा का समीकरण है ना, अंतखंडों द्वारा रेखा का समीकरण, ये मैंने लिख दिया। अब ज्ञात करना है, तो सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या x बटा में a और प्लस में y बटा में b और बराबर में 1 होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, x है तो x लिखिए और बटा में a की वैल्यू कितनी है भाई है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते a ही है, a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते a है, ये है a की वैल्यू ही a है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे a लिख देंगे है ना, और प्लस में y और बटे में b की वैल्यू हमने कितना निकाला भाई, तो b की वैल्यू हमने निकाला 9 माइनस के a। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 माइनस के a, तो लिख देते हैं 9 माइनस के a है ना, तो 9 माइनस के a हमने लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, और बराबर में हम 1 लिख देते हैं। चलिए ये हमने कर दिया है ना। आप चाहो तो इसको समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक है, हम इसको यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो लो यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लिया, ये मैंने मान लिया इसको समीकरण, ओके। अब ये हमारे पास हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ये निकला, मतलब इस बिंदु से जा रही है, ये बिंदु से जा रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि दिए गए, या हाँ दिए गए समीकरण ऐसे लिख सकते हैं कि इस बिंदु से जा रही है, या लिख देते हैं चूंकि बिंदु 2,2 है ना, 2,2 से इसका हम नाम रख दे, क्या इसका नाम रख देते R और इसका नाम रख देते S। तो बिंदु 2,2 से RS रेखा जाती है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये बिंदु है ना 2,2 ही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये पहला जो होता है x होता है और दूसरा y होता है, ये x के जगह पे आएगा, ये y के जगह पे आएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 और बटा में हो जाएगा a, और प्लस में हम क्या करेंगे y के जगह पे हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, y के जगह पे 2, सॉरी y के जगह पे भी हम 2 ही लिखेंगे,
तो y के जगह पे लिखेंगे y के जगह पे 2 और बटा में 9 माइनस ए, तो 9 माइनस ए लिख दिए और बराबर में 1 है तो 1 लिख दिए। ये मैंने कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो a इंटू 9 माइनस के a होगा। हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो a से इसमें भाग देंगे तो a से a कट जाएगा तो 9 माइनस ए बचेगा। अब 9 माइनस ए से 2 में गुना कर देंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 9 माइनस में a प्लस का 9 माइनस ए से इसमें भाग देंगे तो 9 माइनस ए से 9 माइनस ए कट जाएगा तो a बचेगा। a से 2 में गुना करेंगे तो 2a आएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से क्या करो तरीके, अब यहाँ से क्या करो कि भाई 2 से इन सभी में गुना कर लो, तो गुना कर लेते हैं मेरे भाई। चलो 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और माइनस में 2a हो जाएगा और प्लस में ये 2a है तो 2a होगा। ठीक है, और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, और बटा में हमारे पास हो जाएगा a से 9 में गुना करेंगे तो 9a और माइनस में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर और बराबर में 1। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको काटो। तो भाई देखो माइनस के 2a और प्लस के 2a ये कैंसिल, ये हमारे पास कट गया। अब इसको तो हमने काट दिया यानी ठिकाना लगा दिया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 18। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 18 और बराबर में, है ना, बराबर में, अच्छा 18। देखो भाई हम आपको ऐसे समझाते हैं कि पहले ऊपर 18 बचा, नीचे 9 माइनस ए और ये a स्क्वायर और बराबर में 1, तो इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर लो। इससे इसमें गुना, 1 से इसमें गुना, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, है ना, ये आपसे पूछना जाएगा तो क्या बताओगे। तो 1 से अगर 18 में गुना करेंगे तो 18 और बराबर में 9a माइनस में a स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 9 माइनस 9a है ना, तो a लिखते चलो। तो 9a माइनस में a स्क्वायर हमने लिख दिया, सब कुछ आ गया, ये आ गया ना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इन सबको इधर ले आओ। तो मान लो कि प्लस का 9 है तो इधर माइनस का 9 और माइनस के a स्क्वायर इधर है तो प्लस का, तो पहले इसको लाते हैं। माइनस के a स्क्वायर बराबर से इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस के a स्क्वायर। ये प्लस के 9 है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 9a होगा, है ना। और ये प्लस के 18 इधर ही है तो इधर ही रहने देते हैं, 18 प्लस में 18 बराबर में 0। तो ये सब नॉर्मल है ना, इधर किए हैं। ये सब आना चाहिए, 11th के बच्चे हैं, और नहीं आता है तो 1 नंबर गधा है तू, समझ रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, गधा थोड़ी ना हो जाएगा, गधा कहेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या है, इसको गुणनखंड तोड़ो। तो गुणनखंड तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब 18 से a स्क्वायर में गुना करेंगे तो 18a स्क्वायर होगा। तो 18a स्क्वायर होगा तो तोड़ो ऐसे, यानी 36 18 और 6 3 9, 6 3 में टूटेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस में 6a और माइनस में 3a और प्लस में ये हो जाएगा 18 बराबर में 0। ठीक है, मतलब माइनस 6a माइनस के 3a माइनस के 9a हो गया, और इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 18a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो गया। इसमें कॉमन ले लो, कॉमन होगा a कॉमन, तो ये बचेगा a माइनस में ये बचा 6। इसमें माइनस के 3 कॉमन होगा तो a और माइनस प्लस माइनस 3 6 18 6 और बराबर में 0 आएगा। इन दोनों को क्या करें, इन दोनों में से 1 निकलेगा, मतलब a माइनस के 6 हो गया और बराबर फिर इनटू में a माइनस में 3 हो गया बराबर में 0। अब देखो इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देख लो ध्यान से। इसके बराबर 0 रखेंगे तो a का मान निकालेंगे माइनस के 6, बराबर से उधर तो प्लस के 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 3 बराबर से उधर जाएगा तो प्लस के 3 आएगा। तो a की वैल्यू 1 तो 6 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास 1 3 आ गई, है ना। तो सबका अलग अलग लेकर के देखेंगे, है ना। तो जब अगर हम लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि जब a बराबर 6 तब क्या होता है, जब a बराबर 6 हमने लिखा तब क्या होता है वो आपको देखना है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो x है तो हम पहले लिखेंगे x और बट्टे में a है, a की वैल्यू हमने 6 रखने का फैसला लिया तो 6 रखो, आप प्लस है तो प्लस, है ना। यहाँ y है तो y लिखो और बटा में 9 माइनस a, तो 9 है तो 9 a के जगह पे 6 लिखेंगे, है ना। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब बराबर में 1 ये समीकरण आ गया, लेकिन इसको सॉल्व कर ले। 6 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x और प्लस में 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 2y और बराबर में 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x प्लस के 2y,
है ना, और बराबर में 6 हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x और प्लस के 2y प्लस के 6 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 6 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, है ना, एक समीकरण आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। कब आया, जब a बराबर 6 रखे तब। अब हम क्या करते हैं कि जब a बराबर 3 रखते हैं तब क्या होता है, जब a बराबर 3 तब क्या होता है उसको हम देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब a बराबर 3 तो इसी में रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, तो x और बट्टे a के जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हम यहाँ पे 3 रख दिए। अब प्लस है तो प्लस, है ना, अब y है तो हम लिखेंगे y, और बटा में 9 माइनस a है तो 9 में से a घटाएंगे, तो a के जगह पे आप 3 रख रहे हैं तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 हमने लिख दिया। अब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, है ना, 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 2x, और प्लस में 6 से 6 में भाग देंगे, भागफल 1, 1 से y में गुना करेंगे तो y बराबर में 1। r पर गुना कर सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के y, और इक्वल में 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 2x प्लस में y, और बराबर में क्या है, बराबर में 6 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हमारे पास आया आंसर निकल करके। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो लिखो यहाँ से आंसर। ओके, सब समझ गए, 2x प्लस के y माइनस के 6। तो एक ये आंसर आया कि ये आंसर आया, तो कोनो हवट खुजली, है ना, नोचनी, ये सब हो गया है तो दवाई दुकान में चले जाना और लगा करके फिर पंकज सर का क्लास करना, ठीक है, क्योंकि खुजली हवट हो जाएगा तो एक हाथे हवा आएगा, दूसरे दिमाग इधर देगा तो ना समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, खुजली हवट कब होता है जानते हैं, जब हमारा क्लास किसी को समझ में नहीं आता है, तब इधर समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे, है ना। आइए अब हम क्या करेंगे जानते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 13 को जरूर सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। भैया एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एकदम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। कोनो दिक्कत नहीं ना। तो आइए हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली। तो भाई 2π/3 के कोण है, मतलब यही हमारे पास थीटा, ये चौड़वा थीटा है, तो थीटा का मान आ गया, मतलब कोण का मान आ गया 2π/3, ये निकल गया। और बिंदु हमारे पास ये है, समझ रहे, जब बिंदु और थीटा दिया रहे तो किस सूत्र पे हम यूज करते हैं, सबको पता है ना। जब समीकरण निकालना हो तो कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कर लेंगे, है ना। सबको पता है कि अगर बिंदु दिया गया हो और थीटा दिया गया हो तो हम कैसे समीकरण निकालते हैं, ठीक है। पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे बिंदु है थीटा, अगर आपको पता है कि अगर थीटा हमें दे रखा है तो m यानी ढाल बराबर क्या होता है, तो ढाल बराबर होता है tan थीटा, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हमारे पास थीटा का मान दे रखा है कितना मेरे भाई, 2π/ कितना दे रखा है, 2π/ दिया है 3, तो थीटा दे रखा है तो m यानी ढाल कितना होगा, तो ढाल हमारे पास हो जाएगा कितना होगा मेरे भाई, tan थीटा होगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा, हमने tan थीटा लिख दिया। अब याद रखना, बराबर में tan है तो tan लिखिए जी, हमने tan लिख दिया। थीटा का मान कितना है, 2π/3 है, तो 2π/3 लिख दिए। अब 2π/3 को हम कैसे तोड़े, तो इसको तोड़ने का तरीका यह है कि आप पहले क्या कीजिए, tan लिखिए। 2π/3 को अगर हम π - π/3 लिखे तो कोई हर्ज, आप कहोगे कैसे लिख दिए, अरे भाई दोनों को इसके नीचे 1 रख करके सॉल्व करके देखो, 2π/3 ही आएगा, ठीक है। तो 10π - π/3 आ गया, तो इसका मतलब क्या समझे कि अब हमारे पास थीटा के जगह पे क्या है, π/3। अब आपको पता होना चाहिए कि 10π - थीटा बराबर क्या होता है, 10π - थीटा बराबर क्या होता है। मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया था, उसमें पूरा 48 मोस्ट फॉर्मूला बताया था।
कोऑर्डिनेट सिस्टम भाई पंकज सर सर्च कर लेना, एको को डाउट नहीं रहेगा कब माइनस लगता है कब प्लस लगता है, समझ रहे हैं ना। उस क्वाड्रेंट में देख लेना, बढ़िया से समझाएं। तो 10 पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, और थीटा है पाई बाई 3 मतलब थीटा। तो अगर कोई पूछे कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, वही चीज़ है यहाँ पे 10 पाई माइनस थीटा, ये पाई बाई 3 थीटा के स्थान पे है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दी 180 डिग्री, मतलब अगर कोई पूछे कि 10 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, वही चीज़ 10 पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर क्या होता है, तो आप बोलना, यानी 10 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो 180 डिग्री है मतलब ये 10 वाला है, तो 10 में मतलब देख रहे हैं कि इसमें से कुछ घट रहा है तो घटते क्रम, यहाँ जुड़ता तो बढ़ते क्रम में चलते रहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घटते क्रम में जाएंगे तो 180, जैसे कि यहाँ पे आप सबको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। आफ्टर 2 स्कूल 2 कोचिंग, ये ट्रिक हमने बताया था, है ना। तो आप देखो भाई यहाँ पे जैसे 180 डिग्री, ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई, तो पाई में से कुछ घट रहा है तो घटते क्रम, मतलब घटते क्रम इधर से चलता है, बढ़ते क्रम इधर से चलता है, जो रहता था बढ़ते क्रम नीचे से और घटते क्रम तो ऐसे चलते हैं। तो घट रहा है तो घटते क्रम मतलब इस वाला क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये ट्रिक है। तो ये ए से ऑल, और आफ्टर स्कूल एस इसमें आएगा, एस मतलब साइन और कॉसेक इसमें केवल प्लस में होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसमें आ गया तो इसमें तो साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, है ना। तो भाई इसका मतलब 10 क्या होगा, निगेटिव में होगा, है ना। तो इसका सूत्र क्या होगा, माइनस के tan थीटा होगा इसका सूत्र, समझ रहे हैं ना। तो ये हम इस पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि ये सब हम समझा दिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, त्रिकोणमिति जब समझाए थे। तो हम कह सकते हैं कि 10 पाई माइनस थीटा मतलब कुछ घट रहा है, तो ये इसका सूत्र होगा माइनस के tan थीटा, tan थीटा होगा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 रखेंगे। अब सबको पता है कि पाई का मान होता है 180 डिग्री और बट्टा में 3 है, काटेंगे तो 60 3 180 मतलब 60 डिग्री आएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस तो माइनस, अब देखो मेरे भाई माइनस लिख दिया 10, अब पाई बाई 3 मतलब क्या है 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, तो √3 मतलब m यानी ढाल का मान आ गया माइनस के √3। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ढाल आ गया हमारे पास और ये बिंदु दिया गया है। जब ढाल दे रखा है और बिंदु दे रखा है और समीकरण ज्ञात करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेखा का समीकरण। रेखा भाई कौन रेखा है, कोई लड़की है का, है ना, एक रेखा है, तो रेखा का समीकरण बराबर क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि y माइनस के y0 या फिर y माइनस y1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y माइनस y0 और बराबर में m इंटू एक्स माइनस में x0, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ तक कोई हवट खुजली तो नहीं होगा मेरे भाई, है ना, नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने रख दिया, अब इसमें मान पुट करेंगे, तो ये हमारे पास m का मान ये है और बिंदु ये है, तो ये हमारे पास x0 और ये हमारे पास y0 है। मान पुट करो, y की वैल्यू नहीं दे रखी है, माइनस y0 का मान दे रखा है 2, तो हम लिखेंगे 2 बराबर में m की वैल्यू कितनी माइनस √3, तो हम लिखेंगे माइनस के √3, हमने लिख दिया, इंटू एक्स और माइनस x0 का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, तो x0 का मान दे रखा है कितना, और x0 का मान 0 ही है, तो हम 0 लिखेंगे, है ना। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, y माइनस के 2, अब माइनस के √3, देखिए x में से 0 घटाएंगे तो x से होगा, तब माइनस के √3 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के √3x होगा। सब समझ रहे हैं, है ना। अब देखो भाई माइनस के √3x बराबर से इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो प्लस के √3x होगा। आई सबको जैसा वैसा ही रहने दो, प्लस के आगे प्लस छिपा रहते y के आगे, ठीक है, y के आगे क्या, किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, ठीक है। तब प्लस y दिखा दी और माइनस के 2 और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी यहाँ तक का आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा टर्म्स पढ़ेंगे, तो दूसरा टर्म्स पढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लो, ताकि एकदम जोश जुनून में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तू सब पानी पी ले। डायरेक्ट पानी नहीं पीने आता है।
देखते हैं आगे पेज लिए हैं कि नहीं। हाँ लिए हैं 13 में। चलिए तो ये आपने देख लिया मेरे भाई। अब इसके बाद इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो भाई अब कह रहा है कि x अक्ष के मतलब ये यहां तक सॉल्व किया, फिर इसके समांतर y अक्ष। तो जब समांतर की बात करें ना तो जो ढाल पहले निकला है वही ढाल इसमें भी हो जाएगा। मतलब समांतर कह रहा था, इसका मतलब ये क्या होगा कि यहां भी ढाल बराबर यानी m बराबर जो होगा ना वो -√3 ही यूज करना है। क्लियर। चलिए तो y अक्ष के कहता है इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से, y अक्ष को मूल बिंदु से, यहाँ पे समझ ले थोड़ा सा शब्द में, जैसे ये क्वाड्रेंट है हमारे पास क्या आता है, ये y अक्ष होता है, नीचे y डैश होता है, ठीक है। इधर क्या होता है x होता है और नीचे क्या होता है, इधर क्या होता है उधर x इधर x डैश। अब देखो y अक्ष को मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो 2 इकाई नीचे मान लो कि यहाँ पे 2 इकाई नीचे आ गए है ना, 2 इकाई यहाँ पे नीचे आ गए। तो नीचे आ गए तो भैया यहाँ पे इधर जो होता है जितने भी संख्या डैश लगा है तो मतलब यहाँ से नीचे जो भी होगा वो ऋणात्मक वाले होते हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक वाले होते अच्छी बात है। तो यहाँ पे y अक्ष पे x का मान क्या होगा, क्योंकि पहले x लिखा जाता है तो x का मान यहाँ पे 0 होगा। लेकिन यहाँ 2 इकाई नीचे आए तो 2 हमारे पास क्या होगा नीचे, वो भी माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या होता है ऋणात्मक होता है। अगर ऊपर बात किया रहता तो पॉजिटिव लेते है ना 2 हम। तो हमारे पास ये आया बिंदु, इसको मान लेते हैं P है ना। तो ये बिंदु आ गया हमारे पास M, यानी हमारे पास ढाल ये दिया गया है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं समीकरण है ना, रेखा का समीकरण। तो हम लिखेंगे और माना बिंदु P, माना बिंदु P हमारे पास कितना है 0, -2। अब हम क्या करेंगे तो रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो रेखा का समीकरण लिखेंगे, रेखा का समीकरण बराबर, तो सूत्र सब जानता है क्या होता है, y माइनस में y0 और बराबर में m इंटू x माइनस में x0। चलिए मान पुट करते हैं, y की वैल्यू नहीं दे रखी है, माइनस y0 का मान कितना है तो सबको पता है ये x0 है और ये y0 है, ठीक है। तो y माइनस y0 की वैल्यू क्या -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और बराबर में m का मान कितना -√3 है, तो √3 इंटू x माइनस में x0 का मान दिया गया 0, हमने 0 रख दिया, y प्लस के 2 और बराबर में x में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा रे भाई, x में से 0 घटाएंगे तो भाई वही x से रहेगा, तो x से -√3 में गुना करेंगे तो -√3x होगा। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस वाला सबको खींच के इधर लाओ तो प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो प्लस के √3x होगा, बराबर से इधर लाएं, आई जैसा वैसा ही रहने दो, प्लस के y और प्लस के 2 बराबर में हो जाएगा 0 है ना। तो ये हमारे पास दूसरे टर्म्स का आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, यानी 13वां प्रश्न को आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। हेलो ठीक है, तो सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 14वां प्रश्न को ना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व करेंगे। तो ये है 14 क्या कहता है, ये कहता है कि मूल बिंदु से, देखिएगा मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है भाई रेखा का समीकरण ज्ञात करना। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट बनाना है, तो ये मैंने क्या किया क्वाड्रेंट बना लिया। सबको पता है कि ये क्वाड्रेंट है। अब आपको पता है कि मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है, और मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है, ये सबको पता है, हिंदी में हमने समझा दिया है ना। तो ई क्या होता है सबको पता है कि y अक्ष, और नीचे होता है y डैश यानी ऋणात्मक, ये होता है हमारे पास x डैश, और इधर क्या होता है x होता है। ये आपने समझ लिया मेरे भाई, हाँ भाई आपने समझ लिया। तो ये मूल बिंदु है। अब कहता है क्या, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, तो एक रेखा खींच लेते हैं। सबसे पहले हमने ये रेखा खींच लिया। अब इस रेखा पर क्या है कि डाला गया लंब, तो यहाँ पे एक रेखा हम डाल देते हैं, इस पे लंब, तो हमने यहाँ पे लंब डाल दिया, ठीक है। तो रेखा पे डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। मतलब ये जो बिंदु है, ये जो रेखा था, लंब डालने के बाद इस बिंदु पे मिला है ना। तो इस बिंदु पे मिला मान लो, तो इस बिंदु का नाम क्या है -2,9 है,
माने ये बिंदु -2,9 है। तो इन दोनों बिंदु का नाम रख देते हैं। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं ई बिंदु, मूल बिंदु को P, और इसका नाम रख देते हैं Q। हमने Q रख दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत भाई, मिलता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक ये बिंदु आ गया, एक ये बिंदु आ गया, है ना। तो दो बिंदु हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका हम ढाल ज्ञात करेंगे। ढाल ज्ञात करने के बाद ये जो लंब डाला है तो इसका लंबवत ढाल फिर ज्ञात करेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका भी मान लो, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी और क्यू का हम ढाल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं बिंदु पी और, है ना, क्यू, पी है ना, पी और क्यू का ढाल, ढाल मतलब m बराबर, देखिए इसमें कोई थीटा नहीं दे रखा है। अगर थीटा दिया रहता है तो m बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा। लेकिन थीटा नहीं दिया रहता तब ढाल बराबर क्या होता है, तो वो होता है x नहीं, वो क्या होता है y2 माइनस में y1 और बटे में x2 माइनस में x1, ये होता है फॉर्मूला। तो इस पे हम रखेंगे। चलिए पुट करते हैं। तो सबको पता है हमारे पास जो ढाल है, जैसे कि P हमारे पास कितना है, P बिंदु दिया गया 0,0, और उसके बाद Q बिंदु कितना है, तो Q दे रखा है -2,9। तो अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये हमारे पास x1 और ये y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, क्या कहता है y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 9 है, 9 में से y1 घटाएंगे, y1 0, और बटे में x2 माइनस x1, तो x2 है -2 और घटा देंगे x1 हमारे पास 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -9/2 होगा। 9 में से 0 गया तो 9, -2 में से -0 घटाएंगे तो -2 ही होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -9/2। तो हमारे पास m बराबर इतना आ गया। तो ये ढाल आया, लेकिन इस पे लंब डाला गया था, तो लंबवत ढाल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे अब अतः लंबवत ढाल बराबर, अतः लंबवत, है ना, लंबवत ढाल, ठीक है। लंबवत ढाल को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो लंबवत ढाल का मान क्या होगा मेरे भाई, है ना। तो लंबवत ढाल निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए लंबवत ढाल को हम लिखेंगे क्या, -1/m, है ना, मतलब -1/m। कहने का मतलब अगर लंबवत ढाल निकालना हो ना, तो जो प्लस में दे रखा है उसको माइनस कर देना है उल्टा करके, है ना। और जो माइनस में दे रखा है तो प्लस करना है, जो प्लस में दे रखा है उसको माइनस करना है, लेकिन उल्टा कर देना है, इसमें वही बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, माइनस में 1 और बट्टे में m की वैल्यू कितना है, -9/2 है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 2/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना सबको पता है, ये मेन बटा है ना। तो बटा को भाग है ना, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा, तो वही बात है 2/9 आएगा। तो m बराबर 2/9 आ गया। तो हमारे पास ढाल आ गया 2/9 और बिंदु हमारे पास ये है Q, है ना। और इसका हमें क्या करना है, बिंदु क्योंकि दे रखा है ना, बिंदु ये है और ढाल हमारे पास ये आया, और तब कहता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः रेखा का समीकरण बराबर, है ना। इसको थोड़ा इधर खसकाते हैं, ये इधर आ जाओ, ओके। अब लिखेंगे क्या, अतः रेखा का समीकरण बराबर, अतः रेखा का समीकरण, है ना। तो अतः रेखा का समीकरण लिख देते भाई। तो समीकरण हम निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला y माइनस में y0 और बराबर में m इंटू x माइनस में x0, ये हमारे पास फॉर्मूला है। y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो y लिखेंगे माइनस y0 की वैल्यू कितनी है, तो ये जो हमारे पास बिंदु दे रखा है ना, इसी में ना होगा x0 और ये y0, ठीक है। तो देख लो भाई, y0 की वैल्यू दे रखी है कितना, 9, तो हम लिखेंगे 9 और बराबर में m का मान कितना है, ये कैपिटल M लिखो क्योंकि हमने कैपिटल M निकाला है ना, तो कैपिटल M लिखो। m की वैल्यू 2/9, ठीक है, और इंटू x का मान कितना है मेरे भाई, है ना। x का मान कुछ नहीं, तो x रखो, और माइनस में x0 का मान कितना है, x0 का मान -2 है, तो ये माइनस है, ये माइनस, मतलब ये माइनस और -2, तो +2 हो जाएगा गुना करके, है ना। ये हमारे पास आ गया,
अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, आर पार गुना करेंगे, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना, तक गुना कर लेते हैं। 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 से y में गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, सबको पता है 9y होगा, मैंने गुना कर दिया माइनस के। 9 से 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 81 होगा, तो हमने 81 कर दिया बराबर में, बराबर। अब देखो 1 से इन सब में गुना करेंगे तो उतना ही होगा, है ना, 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो कितना, हेलो, उतना ही होगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, गुना कर लेते हैं, क्या 1 से 2 में गुना की तो 2, तो 2 से इस पूरे में गुना कर ले, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा, है ना। अब प्लस में, प्लस इस 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा, हमने 4 कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे बराबर में क्या दे रखा है, 2x दे रखा है और प्लस में 4 दे रखा था 4, ये सब को उधर ले जाओ, प्लस के 9y है तो इधर आया तो माइनस के 9y, ठीक है, माइनस के 81 इधर आया तो प्लस का 81 हो जाएगा और बराबर में बच जाएगा 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2x तो 2x, माइनस के 9y तो माइनस के 9y। अब बताइए 81 या 4 कितना होता है भाई, प्लस का 85, तो ये 85 और बराबर में 0, तो यही हमारे पास क्या आ गया, रेखा का समीकरण आ गया। तो आपने क्या किया मेरे भाई, प्रश्न क्रमांक 14 को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, प्रश्न क्रमांक 15 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर इतना जब C बराबर इतना और L बराबर इतना जब C बराबर इतना हो तो L को C के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब L को हमें क्या करना है, C के पदों में ज्ञात करके बता देना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ L इतना है तो जब C इतना है तब L इतना है, और जब C इतना है तो फिर L इतना है। तो जो L है उसको हम क्या करते, y मान लेते, यहाँ पे L नज़र आ रहा है और यहाँ पे L नज़र आ रहा है, और जो C है उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, हमें तो क्या करना है, बड़ा सिंपल है, L है ना, L वाले को हम क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे y1 हमारे पास इतना, तथा y2 हमारे पास हो गया इतना। अब C वाला ये हमारे पास हो जाएगा x1 इतना, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा x2 हमारे पास इतना। तो L को C के पदों में ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो L को C के पदों में ज्ञात करना है, उससे पहले जब L के C के पदों में ज्ञात करना है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले ढाल ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिखा हल। अब ढाल ज्ञात करेंगे मतलब m ज्ञात करेंगे, है ना। तो आइए हम क्या करते हैं, m ज्ञात कर लेते हैं, मतलब ढाल, है ना। तो m अगर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, y2 क्या लिखेंगे, y2 माइनस के y1 और बटे में, है ना, x2 माइनस में x1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी m बराबर y2 की वैल्यू हमारे पास क्या 125 है, तो हम लिखेंगे क्या 125, लिख देते हैं 125 और माइनस में 1 3 4, फिर माइनस में y1 हमारे पास कितना है 124.942 हमने लिख दिया, और बटा लगा देंगे x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास है 110, माइनस में x1 कितना है 20, तो हम लिखेंगे 20। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब m बराबर निकालेंगे ढाल बराबर, इसमें से इसको घटाना है, तो चलो घटा दो। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, हाथ से लेंगे तो ये 13, तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9 4 13, ये बचा कितना 0 में से 9 तो घटेगा ना, तो 25 में से 1 हाथ से लेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा 192। अब इधर बच गया 4 में से 4 गया, पहले दशमलव तो दशमलव रख लो। अब ये बचा 5 तो हासिल लेते 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, मतलब 0 दशमलव से पहले 0 का कितना भी रखो तो कोई वैल्यू नहीं होता है। और बटे में 110 में से 20 घटा दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो हमारे पास 90 आया। मतलब m बराबर आप क्या लिख सकते हैं 0.192 बटा में 90। क्लियर, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है भाई,
एल को सी के पदों में व्यक्त करना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे ना समीकरण वाला, क्या बताए थे कि y माइनस में y0 या फिर y1 रख सकते हैं। बेहतर रहेगा कि y1 रखिए, नहीं तो वहाँ पे सबको चेंज करना पड़ेगा। y1 से बनाते हैं और यहाँ पे m इंटू क्या होगा हमारे पास, ये x है ना, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, x माइनस में x0 लिखते हैं ना, तो x1 कर देते हैं इसको। ठीक है, इस पे भी बना सकते हो, उस पे भी बना सकते हैं, तो इस पे हम सॉल्व करके आपको बताते हैं देखो ये हमारे पास है और आपको पता है कि जितने भी l था उन सबको क्या मान लिए थे, y मान लिए थे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे l माइनस में y1 है तो l1 लिखते हैं, बराबर में ये m है तो m है ना, और इनटू में x है तो x हमने c माना था, x की जगह पे c लिखते हैं और माइनस में x1 को हम c1 मान लेते हैं। क्लियर, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या करता है, l को c के पदों में व्यक्त करना है। तो l को c के पदों में व्यक्त करना है, कोई दिक्कत नहीं, l है तो l की वैल्यू तो हमें देना रखी है तो l लिखेंगे और माइनस l1 का मान कितना दे रखा है, l1 का मान मतलब y1 का मान, तो y1 हमारे पास ये दे रखा है, यही हमारे पास l1 का मान हो जाएगा। तो ये l1 है तो हम लिख देते हैं, कितना है हमारे पास 124.942, हमने 942 लिख दिया और बराबर में m यानी ढाल, ढाल कितना है 0.192 और बटा में कितना है भाई 9 मतलब 90 है, ये हो गया इनटू में c की वैल्यू नहीं दे रखी है तो c लिखो और माइनस में c1 का मान मतलब x1 का मान 20 है तो हम लिखेंगे क्या 20 यानी 20, हमने लिख दिया। क्लियर, हमें l को c के पदों में ज्ञात करना था तो हमें c के पदों में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये माइनस वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं ना इसको उधर भेज देंगे, है ना, क्या करेंगे इसको उधर भेज देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर निकल करके। तो l को c के पदों में ज्ञात करना है तो l बराबर तो l लिखो और बराबर में ये हमारे पास क्या है 0.192 बटे में 9 है ना, इंटू c माइनस में 20 और ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो प्लस का 124 है ना 0.942। हो सकता है कि आपको मन हो कि इसको इधर लिखे और इसको इधर लिखे, तो प्लस वाला है हेर फेर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत, तो ये हमारे पास सी के पदों में आंसर निकल करके आया। आई होप कि ये 15वां प्रश्न जो है बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 16वां प्रश्न को हम देखेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं भाई, तो प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पे 16 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है किसी दूध का भंडार का स्वामी है ना प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के माध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए मतलब एक सीध में यानी एक रेखा में मानते हुए, है ना, एक रेखा में दर्शाते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। अब दूध वाला है, हमारा तो कारोबारे है दूध का, हम सब वाला है, खूब दूध बेचते हैं, खैबो करते हैं। आई क्वेश्चन न बनेगा, एकदम चुटकी में बना देंगे, है ना, दूध वाला सवाल सब। ठीक है, दे देना। चलिए बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि रेखा में दर्शाना है, तो सबसे पहले हम एक रेखा से बनाते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट बना लेना, ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, इस तरीके से इधर भी हमने क्वाड्रेंट बनाया, है ना। एक मिनट रुको, यहाँ से ऐसे और यहाँ से हम क्या करते हैं ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, ये मैंने खींच लिया। ये हमारे पास y और नीचे क्या होता है y डैश, ये हमारे पास क्या होता है x और इधर क्या होता है x डैश। अब देखो यहाँ पे रेखा में दर्शाना है, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से, ये मैंने रेखा खींचा। क्लियर। अब क्या कहता देखिए, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, है ना। तो भाई 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर, तो मतलब हमारा जो पहला बिंदु जो आएगा, मान लो
कि वो 14 रुपये लीटर, है ना, 14 रुपये से कितना 980 लीटर दूध बेचता है या खपत करता है। ठीक है, आगे भाव से, और 1220 लीटर दूध 16 रुपये, मतलब अगला पॉइंट में दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में कहता है कि 16 रुपये से कितना 1220 लीटर दूध बेचता है। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ लिए, बेचता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वो कितना दूध, 17 रुपये। अब क्या कहता है भाई, 17 रुपये वो कितना लीटर भाव से वो बेचेगा, है ना। तो हमारे पास ये पहला x होता है और दूसरा y होता है, तो ये y की वैल्यू ज्ञात करना है केवल, है ना, हम निकाल लेंगे। अब देखेंगे गौर से कि 3 बिंदु है और तीनों बिंदु एक रेखा में है। तीनों बिंदु क्या एक रेखा में है, मतलब एक संरेख है। जब संरेख होता है तो जब हम इसका ढाल ज्ञात करते हैं तो ढाल बराबर हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम इसका नाम रख दे कि P ये बिंदु, ये Q और ये R, इसका मतलब ये हुआ कि PQ की ढाल जो होगी ना वो QR के ढाल के बराबर होगी, ये मतलब हुआ इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। तो लिखते हैं PQ की ढाल, है ना, बराबर होगा QR की ढाल, QR की ढाल। अब निकाल लो, इसको सॉल्व करो, है ना। तो भाई ढाल बराबर क्या होता है, तो ढाल बराबर क्या होता है भाई, y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस में x1, और बराबर में फिर इधर भी QR की ढाल में y2 माइनस में y1 और बटे में x2 माइनस में x1। ठीक है, ये मैंने कर दिया ढाल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये फॉर्मूला आ गया, अब पुट करो। PQ को पहले हम, PQ की ढाल इधर है तो PQ वाले को हम देखते हैं पहले। तो PQ वाले को देखने से पहले यहाँ पे देख लेना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब इसको सॉल्व करो, y2 माइनस y1 मतलब 1220 में से हम 980 घटाएंगे, तो घटा देते 1220 में से 980, ये लो हमने घटा दिया। अब बटे में x2 माइनस x1 मतलब 16 में से 14 को घटाओ, तो हम लिखते हैं 16 माइनस के 14, हमने घटा दिया। अब बराबर में अब QR की ढाल, तो QR की ढाल में हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलो QR की ढाल हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके, कोई दिक्कत नहीं। QR की ढाल में QR ना, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर, आपने देख लिया। अब हम QR की ढाल निकालते हैं, y2 माइनस के y1, तो y2 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है y और माइनस के y1 हमारे पास कितना दे रखा है, तो y1 1220 दे रखा है ना, तो 1220 लिखेंगे और बटा में x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास दे रखा है 17 और माइनस में x1 कितना दे रखा है 16, तो हम लिखेंगे 16, हमने लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखना, 1220 में से 980 घटा दो, तो 0 में से 0 मतलब इधर से 20 निकाल लो और इधर से 240 होगा, कितना होगा 240, है ना। और बट्टे में 16 में से 14 जाएगा तो 2 और बराबर में y में से माइनस के मतलब घटवे नहीं करेगा तो y माइनस के 1220 हो जाएगा और बट्टे में 17 में 16 जाएगा तो 1, आर पार गुना करो या फिर इसको काटो, पहले तो काट लो इसको, तो 2 1 2 मतलब 120 दूना 240 कट गया, तो हमारे पास 120 बराबर बचा y माइनस के 1220, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 बराबर y माइनस के 1220, है ना। तो 120 है तो 120 माइनस के 1220 इधर है तो प्लस के 1220 हो जाएगा और बराबर में y हो जाएगा। अब 120 और प्लस में 1220 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई, जब दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, ये 0 है तो 0, है ना, फिर 2 2 4 हो जाएगा, है ना, 0 तो 0 2 2 4 फिर 2 1 3 और यहाँ 1340 बराबर y, मतलब y की वैल्यू आई 1340, मतलब 1340 लीटर दूध बेचेंगे 17 रुपये, है ना। दूध जो है ना 17 रुपये, कितना लीटर दूध बेचेंगे 1340 लीटर दूध। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर जो है ना 1340 आंसर, राइट। तो समझ गई।
हाँ भाई आपने समझ लिया। तो 16वां प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है ना। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न को हम देखेंगे। ओके, आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P इतना है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण इतना है या नहीं। मतलब ये हमें सिद्ध करके बताना है। कहता है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया, चलो है ना, बना लिया मैंने। ये y है, ये हमारे पास y डैश है, ये हमारे पास x डैश और ये हमारे पास x है। अब कहता अक्षों के बीच है ना, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु यह है। तो एक हम रेखा खींच लेते हैं। अब इस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहाँ होगा, बीचों बीच। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु P हमारे पास कितना a, b है, a, b है ना। तो समीकरण ये हमें ज्ञात करना, रेखाखंड का समीकरण ये दिया गया, ये सिद्ध करके बताना है। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई ये मध्य बिंदु दिया गया है, तो कम से कम इसका निर्देशांक और इस बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं r और इसको मान लेते हैं s। हमने मान लिया। भाई इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता रहेगा, तभी हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे ना। मान लो कि अगर आपसे कोई कहे यहाँ पे, जैसे कि r यहाँ पे s माने हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो x अक्ष पे है ना। तो x अक्ष पे है तो आप क्या लिखेंगे, x, 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि y का मान, x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हैं ना। तो y का मान 0 है, x अक्ष पे तो x लिख दिए है ना। या मतलब इस बिंदु का यानी s बिंदु देख रहे हैं, उसका निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो x, 0 लिख दीजिए। उसी तरीके से r बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो किस अक्ष पे, y अक्ष पे है। तो y अक्ष पे क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। x की वैल्यू 0 और y है तो हमारे पास y लिख देंगे, यानी 0, y हो जाएगा कितना, r बिंदु का निर्देशांक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मान लेंगे। क्या करेंगे भाई, मान लेंगे है ना। कैसे मानेंगे देखते जाओ। हम क्या करते हैं कि अरे ES कैसे हो गया है, R और ये S, हमने S लिख दिया। अब हम मान लेते हैं क्या भाई, कि चलो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A है ना, या फिर कैपिटल A मान से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो B है ना, B मान लेते हैं। चलो स्मॉल नहीं, कैपिटल A में मानते हैं, मान लो। हम मिल जाओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हमने मान लिया। अब इस बिंदु का निर्देशांक कितना, y अक्ष पे है ना। तो y अक्ष पे x क्या होता है, x हमारे पास पहले लिखा जाता है ना। तो x यहाँ पे नहीं है तो 0, और y का मान क्या है, b है तो b लिख दो। ये आ गया r बिंदु के निर्देशांक। और यहाँ x अक्ष पे तो x पहले लिखा जाता है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0, तो हम 0 लिखते हैं, यानी a, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो देख रहे हैं मध्य बिंदु दिया गया है, तो मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे मध्य बिंदु P बराबर, हल यहाँ पे लिखते हैं, हल मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु P है, जिसका मान कितना है, a, b है, a, b है, a, b हम लिख दिए। मध्य बिंदु P और इसका मान a, b है। तो मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र सबको पता है कि x1 प्लस में x2 बाई 2, y1 और प्लस में y2 बाई 2, यही ना होता है फॉर्मूला। इसी पे हम इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ देते हैं। x1 देखो, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ऐसे लिख सकते हैं। तो x1 हमारे पास 0 और प्लस में x2 हमारे पास क्या है, a है और बटा में हो जाएगा 2, y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास b है और प्लस में y2 हमारे पास क्या है, 0 और बटा में 2। हमने निकाल दिया मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये a और 0 को जोड़ेंगे तो a और बटा में 2, b और 0 को जोड़ेंगे तो b और बटा में 2, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये हमारे पास बिंदु था a, b, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान a होगा इसके बराबर और b होगा इसके बराबर। तो रख देते हैं, a बराबर हो जाएगा a बटा में 2। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे a
एक छिपा रहता है, 1 a से 1 में गुना करेंगे तो a, और बराबर a से 2 में गुना करेंगे तो 2a, ये हो गया। उसी तरीके से ये इसके बराबर, यानी b बराबर हो जाएगा b बटा में 2, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसे इसमें आर पार गुना, b से 1 में गुना करेंगे तो b, और बराबर b से 2 में गुना करेंगे तो 2b, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? a और b की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, रेखा का समीकरण ये दिया गया है, तो हम अब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और देखेंगे ये आ रहा है या नहीं, आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमको लगता है पूरा सिलेक्ट होगा, हमको पता था कि पूरा सिलेक्ट होगा। तू जो है ना पहले छोटा हो जा, इसकी मतलब नहीं है इससे, इसीलिए। अब हम देखो इसको कैसे छोटा करते हैं, ये हो गया। अब चल भाई तू सेट हो जा, ये इधर आ जा, मैंने इधर रख दिया। अब क्या करेंगे, खंड विधि द्वारा, है ना, हम यहाँ पे लिखे हैं रेखा का समीकरण, वो भी खंड विधि द्वारा, जैसे हम पहले निकालते थे ना, ये देखो किस में निकालते थे वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अरे ये सब वही क्वेश्चन सब है क्या, पहले क्वेश्चन, अरे सॉरी, अंतखंड विधि द्वारा है या अंतखंड रूप द्वारा, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कैमा क्वेश्चन हम सॉल्व करें 17, अंतखंड रूप द्वारा लिखते हैं यहाँ पे कि अब अंतखंड रूप द्वारा रेखा का समीकरण, समीकरण। तो फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, x बटा में a होता है, हम कैपिटल A लिखते हैं, कैपिटल A में हमने निकाला है इसलिए, और प्लस में y बटा में कैपिटल B, और बराबर 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, a का मान 2a है, रखते हैं, x और बटे में a का मान क्या है 2a, तो 2a रखेंगे, और प्लस में y का मान y और b का मान क्या है 2b, तो 2b रखेंगे, और बराबर में 1। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, और ऊपर में क्या है 1 तो छिपा ही रहता है, इसमें भी 1 छिपा, उसमें भी 1 छुपा, मतलब 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 1/2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा इधर क्या x, है ना, 1/2 कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचेगा, और बटा में ये वाला a बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1/2 तो कॉमन ले लिए हैं, तो इधर बच जाएगा y, और बटा में इधर सिर्फ b बचेगा, और बराबर में यहाँ 1 है तो 1। ठीक है, अब देखो ये गुना में है, तो यहाँ से हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ये x बटा में a और प्लस में y बटा में b, है ना, और बराबर ये 1 है तो 1, ये गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास x बटा में a और प्लस में y बटा में b। अब देखो ये मेन बटा है, बटा मतलब भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे आएगा तो 1 का तो वैल्यू नहीं, मतलब 2 आएगा सिर्फ, इसको तोड़ोगे तो सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तोड़ने आता है ना रे। देख लो 1 और बटा में क्या 1/2, तो आपको पता है ये ऊपर 1 तो 1, और मेन बटा का भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो ये जो 2 है ना ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 1 से कैंसिल तो आएगा 2, तो वही 2 हमने लिख दिया, और यही हमने ला दिया, और लाना यही था। देख लो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, तो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, ये हमारे पास आ गया, प्रूव हो गया, ये आंसर निकल करके आ गया, है ना। तो आई होप कि ये प्रश्न सब आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो हमने 17 तक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, और 17 तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सके फ्यूचर में हम सॉल्व कर देंगे वो दोनों क्वेश्चन। तो अब आप 19 नंबर और 18 ना, 18 नंबर और 19 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आप अपने ऑफलाइन टीचर से पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।